दोस्तों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़ुबानी में। आज की कहानी है मुंबई से। मुंबई में एक जगह है पवई। यहाँ पर एक 6 मंजिला इमारत है जिसका नाम है महावीर क्लासिक और इसके 4th फ्लोर पर एक ऑफिस है R1 नाम से, यानी कि रोहित आर्य। और यहाँ पर मुंबई के जो स्कूल है वहाँ के बच्चों का ऑडिशन चल रहा था। एक वेब सीरीज बनानी थी जिसका नाम था लेट्स चेंज वेब सीरीज। और यहाँ पर 4 दिन का ऑडिशन था और इसका आखिरी दिन 30 अक्टूबर था। 3 दिन तक ऑडिशन बिल्कुल ठीक ठाक चलता है और इस ऑडिशन को जो ले रहा था उसका नाम था रोहित आर्य। और वो करीब वहाँ पर 97 बच्चे थे। सबका ऑडिशन बारी बारी से ले रहा था। अब बच्चे अपना ऑडिशन देते, सुबह को 10 बजे वहाँ पर आते और बीच में 1 से 1.5 का उनका लंच होता, उसके बाद फिर ऑडिशन शुरू होता और शाम को वो अपने घर चले जाते और फिर अगले दिन आते और फिर यही प्रोसीजर चल रहा था। यहाँ पर ये रोहित आर्यन बच्चों से काफ़ी हद तक घुल मिल लेता है और इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी सारी बात उसको पता चल जाती है। अब चूँकि 97 बच्चे थे और अब 3 दिन गुजर चुके थे और चौथे दिन रोहित आर्य सबका ऑडिशन लेता है और ये खुद ही ऑडिशन ले रहा था और उनमें से करीब 80 बच्चों को ये उनके घर भेज देता है और 17 बच्चे और एक बच्चे के साथ उसकी दादी आई हुई थी। और जितने भी बच्चे वहाँ पर ऑडिशन देने के लिए आते थे सबकी उम्र कम थी, इसलिए उनके पेरेंट्स भी उनके साथ आते थे। तो यहाँ पर जो 97 बच्चे थे उनके साथ उनके पेरेंट्स थे। इनमें से 80 बच्चों को रोहित आर्य उनके घर भेज देता है, यानी कि उनके पेरेंट्स के हवाले कर देता है। और जो बाकी बचे 17 बच्चे, एक बच्चे के साथ उनमें उसकी दादी थी और वो ऑफिस के अंदर ही थी। और ये जो 4th फ्लोर पर ऑफिस था रोहित आर्य का, इसके सामने की तरफ कांच लगे हुए थे, यानी कि ये ट्रांसपेरेंट था। अंदर से बाहर का दिख रहा था और बाहर से अंदर का दिख रहा था। खैर अभी रोहित आर्य जो बाकी 17 बच्चे बचते हैं उनको ऊपर बड़े हॉल में लेकर जाता है और वहाँ पर जाकर जो एक बच्चे के साथ उसकी दादी थी उनको भी ऊपर लेकर जाता है और उसके पास एक एयर गन थी और सारे बच्चों को वो एक हॉल में बंद कर देता है। और जो उनकी दादी थी उनसे भी यही कहता है कि तुम यहाँ पर ध्यान रखो कोई बच्चा इधर उधर ना जाए। और उसके बाद वो नीचे आ जाता है। अब सारे बच्चे घबरा जाते हैं क्योंकि अभी पिछले 3 दिन तक उसका जो बिहेवियर था सबके साथ बिल्कुल ठीक ठाक था और सब खुशी थे। लेकिन आज रोहित आर्य कुछ अजीब सा उनके साथ कर रहा था। और उसके बाद ये रोहित आर्य सारे बच्चों को बंधक बनाने के बाद जो नियर बाय पुलिस स्टेशन था उस इलाके का, वहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर जितेंद्र को फ़ोन करता है और उनको वो सारी बातें बताता है और एक वीडियो बनाता है जो सोशल मीडिया पर सेंड करता है। और मैं चाहता हूँ जो रोहित आर्य ने वीडियो बनाई है, जो उसने उसमें अपनी बातें बताई हैं, जो परेशानी बताई है, उस वीडियो को आप भी देखें। मैं रोहित आर्या। सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया है और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। मेरे कुछ ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। और मेरे कुछ सवाल है। मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है। लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए। मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरी बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है। कुछ भी पैसों की डिमांड तो है ही नहीं, इमोरल तो बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल कॉन्वर्सेशंस करने हैं और जिसके लिए मैं इन बच्चों को हॉस्टेज लिया है। ये मैंने एक प्लान के तहत ही हॉस्टेज लिया है। लेट्स चेंज 4 मैं सच में करने वाला था, करने वाला हूँ। अगर ज़िंदा रहा तो मैं करूँगा, अगर मैं मर गया तो कोई और करेगा, लेकिन होगा ज़रूर। इन्हीं बच्चों के साथ होगा अगर इनको हार्म नहीं होता है तो। बिकॉज द स्लाइटेस्ट रॉन्ग मूव फ्रॉम योर एंड विल ट्रिगर मी कि मैं ये पूरा जगह को आग लगा दूँ और उसमें मर जाऊँ। मैं मर जाऊँ या नहीं मर जाऊँ, बच्चे अननेसेसरी हर्ट होंगे, ट्रॉमाटाइज डेफिनेटली होंगे। उसके ऊपर कुछ होगा तो मुझे पता नहीं। उसका ज़िम्मेदार मुझे ना गिना जाए, उसका ज़िम्मेदार उन लोगों को गिना जाए जो अननेसेसरी ये ट्रिगर कर रहे हैं, जबकि एक नॉर्मल कॉमन पर्सन सिर्फ बात करना चाहता है। मेरी बातें ख़त्म होने के बाद मैं खुद ही बाहर आऊँगा। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी लोग हैं। कई सारे लोगों को ये परेशानियाँ हैं और ये मैं सल्यूशन देने वाला हूँ सिर्फ बातें करके। प्लीज़ डू नॉट ट्रिगर मी टू डू सम हार्म टू एनीबडी। अब इसके बाद जो इंस्पेक्टर जितेंद्र थे
वो फ़ौरन पूरी टीम को लेकर इस बिल्डिंग के पास पहुँचते हैं जिसका नाम महावीर क्लासिक था। अब ये ऑफ़िस 4th फ्लोर पर था और बच्चे अंदर की तरफ से घबरा रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे और शीशे के अंदर साफ दिखाई दे रहा था कि वो हेल्प हेल्प चिल्ला रहे हैं। और इंस्पेक्टर जितेंद्र को ये समझने में देर नहीं लगती कि यहाँ पर क्या चल रहा है। उसके बाद अंदर से रोहित आर्य उनको दिखाई देता है और वो चीख कर आपस में बातें करते हैं और अंदर से रोहित आर्य उनको इशारा करता है कि क्यों ना हम फ़ोन पे बात करें। और इससे पहले इंस्पेक्टर जितेंद्र अपने सीनियर अधिकारी को इस बात की सूचना देते हैं और वहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी और बहुत सारे कमांडो पहुँचा दिए जाते हैं और सारा पुलिस बल वहाँ पहुँचता है क्योंकि छोटे बच्चों की बात थी, कभी भी कुछ भी हो सकता था। एक आदमी है जो देखने से सरफिरा लग रहा है और इंस्पेक्टर जितेंद्र आर्य से बात करते हैं और वे जानना चाहते हैं कि तुम्हारी क्या मांगे हैं, जो भी तुम्हारी मांगे हैं वो पूरी की जाएंगी। और इसी बीच जो रोहित आर्य है वो उनको सीधा सीधा धमकाने लगता है कि अगर कोई भी पुलिस वाला या कोई भी कमांडो अंदर आया या मैंने कोई भी ऐसी हलचल देखी तो मेरे पास बहुत सारा पेट्रोल है, मैं इन बच्चों के ऊपर डालकर और इस पूरी बिल्डिंग को जला दूंगा क्योंकि मैं तो खुद यहाँ आया ही मरने के लिए हूँ और इस बात की मुझे बिल्कुल फिक्र नहीं है और जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ तुम चुपचाप ऐसे ही करो। तो यहाँ पर इंस्पेक्टर जितेंद्र उससे कहते हैं कि तुम एक काम करो, मैं बिना हथियार के ऊपर आता हूँ और तुम मुझे बंधक बना लेना और जो भी बात है तुम मुझसे करना, इन बच्चों को छोड़ दो। लेकिन इस बात को रोहित आर्य मानने से मना कर देता है। उसके बाद जितेंद्र उससे कहते हैं कि ठीक है, एक काम करते हैं, मैं अपने दोनों हाथ बांध कर ऊपर आता हूँ बिना हथियार के और उसके बाद हम बात करते हैं। लेकिन वो इसको भी मानने से इनकार कर देता है। उसके बाद वहाँ पर डीसीपी आते हैं, वो भी उससे बात करते हैं लेकिन वो किसी भी तरह से कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं होता। अच्छा, ये जो पुलिस का एक प्लान था कि किसी भी तरीके से इसको बातों में उलझाए रखो और जो बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट था कि कहाँ उसके अंदर लिफ्ट है, कौन सा उसका बैक गेट है और कहाँ बाथरूम है, कितने कमरे हैं, कहाँ पे हॉल है, ये दूसरी टीम इस बात को देख रही थी पूरी बारीकी के साथ। और जो बिल्डिंग के मालिक थे उनको बुलाया जाता है और उनसे पता करा जाता है कि बिल्डिंग का नक्शा अंदर की तरफ से कैसे है। खैर पुलिस को ये सारी बातें पता चल जाती हैं और इधर इंस्पेक्टर जितेंद्र उससे लगातार बात कर रहे हैं और उसको मनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और पुलिस को जो फायर ब्रिगेड की पुलिस थी उसको इस बात का पता चलता है कि एक पीछे से एक रास्ता है और वहाँ से 4th फ्लोर के ऊपर एक ऐसी कांच की बिल्डिंग है, अगर वहाँ से लिफ्ट के ज़रिए जो क्रेन वाली गाड़ी होती हैं जो फायर ब्रिगेड के पास होती हैं उसके ऊपर बैठकर अगर वहाँ तक जाया जाए और कांच को बड़ी खामोशी के साथ तोड़ा जाए तो वहाँ से अंदर जाया जा सकता है। लेकिन इसमें खतरा ये है कि अगर रोहित आर्य को इस बात की भनक लग गई तो वो 17 बच्चों के साथ और एक जो बूढ़ी महिला थी उनके साथ वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ तो पुलिस को करना ही था। तो एक गाड़ी बिल्डिंग के पीछे की तरफ भेजी जाती है और वहाँ से जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी थी उसकी लिफ्ट ऊपर उठाई जाती है और जो एक कांच की खिड़की थी उसको बड़ी खामोशी और बड़ी होशियारी के साथ वो उसको काटते हैं और उसका कांच इस तरीके से तोड़ते हैं जो अंदर आवाज़ ना जाए और वहाँ से 2 कमांडो को अंदर भेजा जाता है और उन कमांडो को इस बात की पूरी जानकारी दी जाती है कि किधर की तरफ इसका कैसा नक्शा है और पूरा ब्लूप्रिंट उनको बताया जाता है। और जो कमांडो होते हैं उनकी फुर्ती का आपको अंदाज़ा है ही, एक तरीके से वो चीते होते हैं। अब दोनों अंदर जाते हैं और उनको भी यही खतरा था कि किसी भी तरीके से रोहित आर्य को इस बात की भनक ना लग जाए कि वो लोग अंदर हैं, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है। पेट्रोल उसके पास है और एक एयर गन है और उसके पास कुछ और भी हथियार हो सकते हैं, हो सकता है कोई बॉम्ब वगैरह हो और कहीं ऐसा ना हो कि बच्चों को पूरा नुकसान हो जाए और जिससे जो पुलिस है और वहाँ का जो प्रशासन है उसकी बहुत किरकिरी होगी कि तुम्हें इतनी जल्दबाजी करने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन कमांडो दबे पाँव अंदर की तरफ जाते हैं और धीरे धीरे अपने टारगेट की तरफ बढ़ते हैं और जैसे ही वो रोहित आर्या के पास पहुँचते हैं जहाँ पर वो बच्चे बंधक बनाए गए थे, रोहित आर्या को इसकी भनक लग जाती है कि कोई वहाँ पे है और वो सीधा अपनी गन को उठाता है और इससे पहले कि वो कोई भी हरकत या कोई भी फायर करता, कमांडो उसको सीधी गोली मार देते हैं। गोली उसके सीने में लगती है, गोली लगते ही रोहित आर्य ज़मीन पर गिर जाता है और उसके बाद कमांडो अंदर जाते हैं और ये देखते हैं कि कोई और तो साथी नहीं है, जैसा कि उसने वीडियो में बताया था कि मैं अकेला नहीं हूँ। और वहाँ पर सर्चिंग करते हैं और ये देखते हैं कोई ऐसा कोई बम वगैरह तो नहीं रखा है या कोई और हथियार या कोई बच्चों के बीच में कोई और व्यक्ति तो छुप कर नहीं बैठा है। ये सारी चीज़ चेक करी जाती है और उसके बाद दोनों कमांडो बाहर
पुलिस प्रशासन को इस बात का इशारा करते हैं कि सब कुछ ठीक-ठाक है, आप लोग अंदर आ सकते हो। अब ख़ैर पुलिस प्रशासन फ़ौरन अंदर पहुँचता है, उसके बाद 17 के 17 बच्चों को नीचे उतारा जाता है और बस के माध्यम से उनको अस्पताल भेजा जाता है, क्योंकि वो बच्चे बहुत डर गए थे और बहुत सहमे थे। और जो एक बुज़ुर्ग महिला थी, उनको भी काफ़ी चोट आई थी, उनको भी अस्पताल भेजा जाता है। इधर रोहित आर्य जिसके सीने में गोली लगी थी, पुलिस उसको भी अस्पताल भेजती है, लेकिन जैसे ही वो अस्पताल पहुँचता है उसकी मौत हो जाती है। अब पुलिस के सामने सवाल ये था कि पूरा ऑपरेशन सब कुछ ठीक-ठाक हो गया है, सब ठीक है, लेकिन परेशानी ये थी कि ये सब इसने ऐसा किया क्यों था और इसका क्या बैकग्राउंड है। जब पुलिस रोहित आर्य का बैकग्राउंड निकालती है, तो पता चलता है ये कोई क्रिमिनल नहीं था और न ही इसके ऊपर कोई ऐसा पहला कोई ऐसा मुकदमा था, बल्कि ये एक जो भारत का स्वच्छता अभियान है, उसमें एक सामाजिक कार्य करता था और इसकी ज़िंदगी जो साफ-सफाई स्कूलों की और जो स्वच्छता है, उसके ऊपर इसने अभियान चला रखा था। और ये अपने दिमाग से एक प्लान बनाता है कि किस तरीके से स्कूलों के अंदर सफाई रखी जाए और सारे बच्चे बिल्कुल स्वच्छ रहें जिससे बीमारी ना फैले। और ये उसका एक पूरा ब्लूप्रिंट बनाता है और जो महाराष्ट्र का एजुकेशन डिपार्टमेंट है और जो उसके एजुकेशन डिपार्टमेंट के मंत्री हैं उनके पास जाता है और अपनी सारी बातें बताता है और उनको ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं। उनको लगता है ये तो बहुत अच्छा होगा। जो मुंबई के जितने भी सरकारी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, सबके अंदर अगर ये व्यवस्था रहेगी, तो बच्चे कम बीमार होंगे और जो देश के बच्चे हैं, वो बिल्कुल ठीक-ठाक रहेंगे और उनको ये वे इसको मंजूरी देते हैं और उसके लिए एक कोटा बनता है, जिसमें इसको कुछ पैसे भी दिए जाते हैं और इसको कुछ सैलरी दी जाती है। अब खैर ये सब कुछ करना शुरू करता है और जितने भी स्कूल थे महाराष्ट्र के, सब में सफाई अभियान चलता है और सबकी चेकिंग होती है और उनको नंबरिंग दी जाती है। अब उसके बाद जिसके नंबर अच्छे थे, जो साफ-सफाई में स्कूल आगे थे, उनको अवार्ड दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर इसको शिकायत ये थी कि जिसको 10 में से 1 नंबर या 2 नंबर भी दिया गया है, उसको भी अवार्ड दे दिया गया था। अब इस चीज़ के लिए इसको परेशानी होती है और जो भी वहाँ के मिनिस्टर थे और जो भी अधिकारी थे, ये उनसे कहता है कि हमारा काम ही स्वच्छता के लिए है और जो हमारा अभियान है अ, जिसका नाम ये महाराष्ट्र सरकार ने रखा था, माई स्कूल ब्यूटीफुल स्कूल, ये एक वहाँ का स्लोगन था। तो ये बताता है कि अगर हम जो स्कूल गंदे हैं और जो सही तरीके से सफाई नहीं कर रहे हैं, अगर हम उनको भी अवार्ड देंगे, तो फिर जो अच्छे स्कूल हैं, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनके दिल पर क्या प्रभाव पड़ेगा और हमें बिल्कुल ईमानदारी से काम करना चाहिए। लेकिन जितने भी सरकारी अधिकारी थे, वो कहते हैं नहीं, अगर हम खुद ही ये बताएँगे कि हमारे राज्य के जो स्कूल हैं या हमारे शहर के स्कूल गंदे हैं, तो सामने वाले जो विपक्ष है या कोई भी इंसान है, उसको इस बात का कहने का मौका मिल जाएगा कि देखो यहाँ पर कितना गंदगी है। मतलब एक तरीके से वो बात राजनीति की तरफ चली जाती है। लेकिन यहाँ पर जो रोहित आर्य था, ये बिल्कुल साफ दिल इंसान था और इसको ये लग रहा था, अगर हम ठीक तरीके से काम करेंगे तो जिन स्कूलों ने आज सफाई नहीं की है, तो कल से वो सफाई करनी शुरू कर देंगे। लेकिन अगर हमने ऐसे ही गंदे स्कूलों को अवार्ड दे दिया, तो फिर वो सफाई क्यों करेंगे और गंदगी रहेगी तो बच्चे बीमार होंगे और इस तरीके से एक तरह से देश का जो भविष्य है वो खतरे में रहेगा। लेकिन यहाँ से जो अधिकारी थे, उनके साथ रोहित आर्य का सीधा पंगा हो जाता है। अब सब इससे नाराज़ हो जाते हैं। उसके बाद इसकी जो पेमेंट थी वो रोक ली जाती है और इसके बाद जो महाराष्ट्र के एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनके सामने भूख हड़ताल करके बैठ जाता है और भूख हड़ताल भी इस तरीके की थी कि ना ही पानी पीना है, ना ही कुछ खाना है। अब कुछ भी हो सकता था, जो आदमी भूखा है, तो कभी भी उसका ब्लड प्रेशर या शुगर लेवल या जो भी चीज़ें हैं, ऊपर-नीचे हो सकती हैं और उसकी जान जा सकती है। खैर यहाँ पर सरकार झुकती है और उसको 15 लाख रुपए 2 किश्तों में दिए जाते हैं। एक बार 7 लाख रुपए और एक बार 8 लाख रुपए। और ये बताया जाता है कि जो 2 करोड़ रुपए रोहित आर्य बता रहा है वो सरासर गलत है। उसके इतने ही पैसे रुके हुए थे। अब इस बात से भी ये रोहित आर्य को कहीं न कहीं नाराज़गी थी। उसको लग रहा था जो अभियान मेरी तरफ से शुरू हुआ और जो सरकार को पसंद भी आया और जिसमें सरकार ने उसको अवार्ड भी दिया और उसी के लिए जो पैसे थे वो रोके जा रहे हैं और मैं आगे काम कैसे करूँ? इस चीज़ इस चीज़ की उसको बहुत नाराज़गी थी और एक इंटरव्यू में उसने बताया था कि उसका नाम रोहित आर्य नहीं रोहित होर्लेकर था, क्योंकि ये चाहता था कि जो जाति प्रथा है, ये भी एक तरीके से हमारे देश के लिए अच्छी नहीं है। तो जो इसकी जाति थी, ऊँची जाति थी इसकी कुछ हार्लेकर, तो ये उसको उस जाति के नाम को अपने आगे से हटाता है और अपने नाम के आगे आर्य लगाता है।
तो एक तरीके से ये बिल्कुल एक सामाजिक कार्यकर्ता, स्वच्छ अभियान इसने चला रखा था। और किस तरीके से सिस्टम से लड़ता है, भूख हड़ताल करता है, उसके बाद इसको पैसे मिलते हैं, लेकिन उसके बाद इसकी नहीं सुनी जाती और इसके अंदर नाराज़गी बढ़ती चली जाती है। और इसको ये दिमाग में आइडिया आता है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी आवाज़ ऊपर तक पहुंच जाए, यानी कि दिल्ली तक। जो देश के गृह मंत्री हैं या देश के प्रधानमंत्री हैं, उन तक ये बात पहुंचे। और ये कोई बुरा काम तो है नहीं स्वच्छता और जो सामाजिक कार्य हैं, जिससे मुझे पैसे नहीं मिल रहे हैं, जिससे मुझे परेशान किया जा रहा है, या जो गंदे स्कूल हैं उनको भी अवार्ड दिया जा रहा है। तो इस चीज़ को सुनाने के लिए इसने इन 17 बच्चों का किडनैप किया, एक तरीके से इनको हॉस्टेज बना लिया। और क्योंकि बच्चे थे, वो मासूम थे, उनको भी कोई भी परेशानी हो सकती थी, किसी को हार्ट अटैक हो सकता था या किसी को और बीमारी हो सकती थी। एक जो बुजुर्ग महिला थी, तो तरीका उसका बिल्कुल गलत था रोहित आर्य का। और लेकिन जो वो करना चाहता था, जो वो स्कूलों में सफाई करनी चाहता था या बच्चों को स्वस्थ रखना चाहता, वो नीयत उसकी साफ थी। और इस तरीके से जो उसका गलत तरीका था वही उसकी जान ले लेता है। तो ये थी आज की कहानी। और इस कहानी पर आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब आपसे मुलाकात हुई कल रात 8 बजे किसी दूसरी सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।